सबसे पहले खबरों का लेंस निकालते हैं और खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। इसके बाद बिना ब्रेक नॉन स्टॉप विश्लेषण करेंगे। आज की बड़ी खबर यह है कि टर्की और भारत की कूटनीतिक डिस्टेंसिंग से जुड़ी हुई अभिनेता आमिर खान ने टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की पत्नी एमीन से मुलाकात की तो ये सवाल उठ गया कि आमिर खान का भारत विरोधियों से कैसा याराना है। हालांकि आमिर का पक्ष लेने वालों ने यह भी कहा कि आमिर निजी तौर पर किसी से भी मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान लगातार भारत विरोधी बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। कश्मीर के मसले पर भी उन्होंने खुलकर भारत का विरोध किया था। ऐसे में आज आमिर खान से जुड़े विवाद को टर्की के मौजूदा कूटनीतिक चरित्र के लेंस से देखेंगे। फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले भारत के 29 करोड़ लोगों के लिए एक और बड़ी खबर है। भारतीय राजनीति का फेसबुक वॉर। फेसबुक पर हेट स्पीच के नियम लागू करते हुए बीजेपी का पक्ष लेने के आरोप लगे हैं। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही है। ऐसे में हम सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के मुद्दे को पूरी तरह डिकोड करेंगे। आज एक ट्रेंडिंग खबर पाकिस्तान से आई है। वहां का एक म्यूजिक वीडियो वायरल हुआ है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी इससे बहुत गुस्से में आ गए और वहां की एक्ट्रेस सबा कमर और सईद बिलाल पर ईश निंदा का आरोप लग गया। इस म्यूजिक वीडियो में ऐसा क्या था, ये आपको आगे बताएंगे। चिंताजनक खबर। वैसे पाकिस्तान का फोकस पूरी तरह खराब हो गया है। एक तरफ वो धार्मिक कट्टरपंथ में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ वो अपने पाले हुए आतंकवादियों की घुसपैठ भारत में करवाने के लिए चीन से जिहादी शॉपिंग कर रहा है। आज तक को खुफिया सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं। पाकिस्तान की जिहादी शॉपिंग लिस्ट हम आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर यह भी है कि चीन के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कूटनीतिक सेल कमजोर हो गए हैं। अब ऐसा लगता है कि वो शांति और सौहार्द की लाइन पर आ गए। भारत और नेपाल 9 महीने बाद आज पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं और भारत में नेपाल के राजदूत ने भगवान राम और बुद्ध के मुद्दे पर दोनों देशों के मनमुटाव को तूल न देने की बात कही है। भारत नेपाल रिश्तों के बदलते समीकरण आपको समझने चाहिए। और लाखों स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी और जेईई मेन 2020 प्रवेश परीक्षाओं को टालने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि जिंदगी को ऐसे रोका नहीं जा सकता, हमें सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना होगा, छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। अब जेईई मेन 2020 का आयोजन 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और नीट 2020 का आयोजन 13 सितंबर की तय तारीख पर होगा। अभिनेता आमिर खान आज सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए। हुआ यह कि उन्होंने टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की पत्नी एमीन एर्दोगान से मुलाकात की है। आमिर खान की इस मुलाकात के बाद यह पूछा जाने लगा कि भारत विरोधियों से आमिर का कैसा याराना है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग टर्की में होनी है। इस फिल्म में आमिर खान, करीना कपूर, विजय सेतुपति और मोना सिंह जैसे कलाकार काम कर रहे हैं। हो सकता है आमिर खान अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में किसी रणनीति के तहत मिले हों, लेकिन जब टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भारत के खिलाफ जहर उगलने का फैसला कर लिया हो तो भारत में बहुत से लोगों की भावनाएं आहत तो होंगी ही। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अभी हाल ही में कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से कर दी थी। इससे पहले 27 फरवरी 2020 को दिल्ली दंगों पर एर्दोगान ने कहा था कि भारत ऐसा देश बन गया है जहां नरसंहार हो रहे हैं। कैसा नरसंहार? मुस्लिमों का नरसंहार। किसके द्वारा? हिंदुओं के द्वारा। इसके कुछ ही दिन पहले 14 फरवरी 2020 को पाकिस्तान की संसद में एर्दोगान का बयान था कि आज कश्मीर हमारे लिए उतना ही अहम है जितना कि पाकिस्तानियों के लिए। न्याय और निष्पक्षता के आधार पर मुद्दे का हल सभी के हित में है। टर्की कश्मीर मसले पर न्याय, शांति और संवाद के साथ 24 सितंबर 2019 को यूएन में बोलते समय एर्दोगान ने कहा था कि प्रस्तावों को स्वीकार किए जाने के बावजूद कश्मीर घिरा हुआ है। 80 लाख लोग भारतीय कश्मीर में फंसे हुए हैं। हाल के वर्षों में यूएई और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों से भारत की नजदीकियां बढ़ी हैं, लेकिन टर्की ने ही इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी में भारत का विरोध किया। इसीलिए आमिर खान जैसे भारत के पोस्टर बॉय के टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलने को लेकर भारत के लिए कूटनीतिक असहजता हो सकती है। आज के हमारे संबंध कैसे हैं तुर्की के साथ? बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। चाहे 370 के बारे में हो, चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पाकिस्तान में जब वो गए राष्ट्रपति एर्दोगान, तो हमारे संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और मैं तो ये कहूंगा, जो जब आमिर खान वहां पर जाते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं जाते हैं, वो तो ही इज अ आइकॉन। आप बॉलीवुड के आइकॉन है। अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाता तो मिस्टर एर्दोगान की बीबी उनसे मिलने में इतनी वो उनको शौक नहीं होता और मिलकर वो इतनी तस्वीरें लेकर अपनी फेसबुक पर वो नहीं लगाती।
वो इसीलिए लगा रही है क्योंकि ही इज एन आइकॉन, ही इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल। बीते कुछ सालों में आमिर खान कई बार विवादों में पड़ चुके हैं और इसी का खामियाजा था जो उन्हें 2017 में अतुलनीय भारत के कैंपेन से हटाया गया था। 2006 में आमिर खान ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को अपना समर्थन दिया। मेधा पाटकर के साथ वो धरने पर बैठे। उनके इस कदम को लेकर उनका जबरदस्त विरोध हुआ था। गुजरात में उनकी फिल्में थिएटर में नहीं लगने दी गई थी। लेकिन आज जब आमिर खान नए विवाद में पड़े हैं तो उनके कुछ समर्थक भी हैं। कांग्रेस ने भी आमिर खान की ट्रोलिंग पर सवाल उठाया है। I don't know Amir Khan at all, quite frankly. I'm a fan, but I don't know him at all. Now, who is meeting and what he is doing is perhaps his concern. If at all there is a reason, if at all he is being questioned for that, I think social media platforms will have to look into what sort of trolling are you okay with? I mean, should every move a man makes be questioned, be examined, be put under the scanner? I'm not so sure about that. वैसे आज जब आमिर खान की एमिन अर्दवान से मुलाकात की खबरें आईं तो उसी समय कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का एक ट्वीट आया। उसमें उन्होंने लिखा था कि एर्दवान खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमेशा भारत विरोधी रहे हैं और टर्की भारत में चरमपंथ की फंडिंग कर रहा है। टर्की भारत का सबसे बड़ा अदृश्य खतरा है। एर्दवान या उनके किसी परिचित पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि शाम होते होते उन्होंने कहा कि मेरा ट्वीट आमिर खान पर नहीं था। उन्होंने दूसरा ट्वीट करके लिखा कि मेरा सुबह 9:24 के ट्वीट से आमिर का लेना देना नहीं है, न तो उनका जिक्र किया न टैग किया। वो मेरा टर्की पर विचार है। आमिर का आजाद नागरिक है, वो किसी से भी मिल सकते हैं। पहले मुझे बताइए कि मैंने आमिर खान के विषय में कब किया ट्वीट, आप दिखा दें मेरे को अभी। नंबर 2, मैंने सफाई कब दी, ये भी दिखा दीजिए। मैंने तो ये स्पष्टीकरण दिया कि इसका मेरा मानना है कि टर्की भारत के हितों के विरुद्ध एक्ट कर रहा है। आमिर खान का तब होता मुद्दा जब या तो मैं टैग करता, आप लोग ट्वीट समझते हैं, या नाम लेता। अगर मुझे कुछ कहना होगा आमिर खान के बारे में तो मैं झिझकूंगा नहीं उसके बारे में कभी बोलने में, इस पर क्या आपत्ति है। लेकिन जब मैंने कहा ही नहीं उनके विषय में, मेरे को वास्तव में उनका विषय था ही नहीं माइंड में। बहरहाल ट्विटर वाले इस हसीन इत्तेफाक के बाद अब वो खबर जो फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले भारत के 29 करोड़ लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। भारतीय राजनीति में एक तरह से फेसबुक वाला महाभारत युद्ध चल रहा है। फेसबुक पर हेट स्पीच के नियम लागू करते हुए बीजेपी का पक्ष लेने के आरोप लगे हैं। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही है। पूरा मामला अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट से शुरू हुआ और अब इसने भारतीय राजनीति में कैसी आग लगा दी है, ये आप ध्यान से देखिए और समझिए। दुनिया की आबादी 765 करोड़ है और उसमें से 245 करोड़ लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक अगर कोई देश होता तो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। जाहिर है फेसबुक का प्रभाव सीमाओं के पार पूरी दुनिया को शिकंजे में लेने की ताकत रखता है। मनोरंजन, दोस्ती, रिश्ते, फैशन, खेल, ताक झांक, फेसबुक पर सब कुछ है और इस सब कुछ में राजनीति भी है। राजनीति में बाजी मारने वाले सूत्र अब फेसबुक पर गढ़े जा रहे हैं। वोटों की फसल उगाने की सबसे उपजाऊ जगह बन चुका है फेसबुक। आपको पता भी नहीं चलता और फेसबुक आपके और आपके आसपास के हजारों लोगों के दिमाग पर, सोच पर और उनकी राय पर गहरा असर छोड़ देता है। इसीलिए फेसबुक पर राजनीतिक युद्ध हो रहे हैं और इनमें लेटेस्ट है कांग्रेस और बीजेपी का युद्ध। फेसबुक पर आरोप लगे हैं कि वो अपने फायदे के हिसाब से अपने नियमों को मोम की तरह पिघला देता है। 2015 में जुकरबर्ग और पीएम मोदी के पर्सनल टच की चर्चा होती थी, लेकिन अब आरोपों की आतिशबाजी हो रही है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक पर बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाले पोस्ट पर कार्रवाई नहीं होती। सरल भाषा में समझें तो बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयानों और पोस्ट को फेसबुक जानबूझकर हटाता नहीं है और फेसबुक का ऐसा करना उसके अपने ही नियमों के खिलाफ है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी की सीनियर इंडिया पॉलिसी एग्जीक्यूटिव आंखी दास ने तेलंगाना में बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किए गए ऐसे ही एक पोस्ट की आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया को रोका। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंखी दास ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई से देश में कंपनी के कारोबारी हितों को नुकसान हो सकता है,
लिहाजा ऐसा करने से वो बचें। मामला उस वक्त और ज्यादा विवादित हो गया जब कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी को पूरी तरह घेर लिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने फेसबुक पर बीजेपी को समर्थन देने का आरोप लगाया। खुद राहुल गांधी ने फेसबुक पर बीजेपी और आरएसएस से गठजोड़ करने का आरोप लगाया। राहुल ने लिखा, बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण रखते हैं। इस माध्यम से ये झूठी खबरें और नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने रख दिया है। राहुल के बाद प्रियंका ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बीजेपी नेताओं और फेसबुक के अधिकारियों की सांठ-गांठ का आरोप लगाया। भारत के ज्यादातर मीडिया चैनल्स के बाद अब सोशल मीडिया की बारी है। बीजेपी नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करती थी और अब भी कर रही है। फेसबुक जो आम जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सरल माध्यम है, उसका भी इस्तेमाल बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भ्रामक जानकारी और नफरत फैलाने के लिए किया है। राहुल प्रियंका के तीखे प्रहार के बाद तो कांग्रेस बीजेपी में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका प्लेटफॉर्म विषाक्त और जहरीला ना हो, क्योंकि कहीं पर जो फेसबुक का और व्हाट्सएप का बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, वो खुलकर सामने आ जाता है। फेसबुक का तो बिजनेस इंटरेस्ट की बात आंखीदास जी ने ही कर ली थी। व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूजर हैं, वो पेमेंट लाइसेंस का वेट कर रहे हैं। जब वो पेमेंट लाइसेंस आएगा तो बड़ा प्रॉफिट यहाँ से फ्लो करेगा, इसलिए वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तार जो है ये बहुत जुड़े हुए हैं। इन बिंदुओं को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखने की बहुत जरूरत है। उसी 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ मिलकर फेसबुक पे लोगों के डेटा को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि चुनाव में उनको फायदा हो सके और लोग उनको वोट दें। तो क्या ये कहना उचित होगा कि फेसबुक कांग्रेस पार्टी का कोई गठजोड़ है? नहीं, इसमें तो सच्चाई है। राहुल जी जो कह रहे हैं वो पूर्णतः सच बात कह रहे हैं और इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देखना चाहिए। चंद दिनों पहले वो कह रहे थे कि हम लोग तो ईवीएम मशीन भी कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं धराशायी हो गई है, इंडिया की आर्मी जो है वो भी उचित काम नहीं कर रही है। आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ खराब है। जहां तक सांठगांठ का सवाल है और कंट्रोल का सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल से बाहर कांग्रेस जा रही है और उसका प्रलाप राहुल गांधी कर रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में फेसबुक की सियासी फील्डिंग का आरोप जब तूल पकड़ने लगा तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया। हारने वाले जो लोग अपनी ही पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते, वही रोते रहते हैं कि पूरी दुनिया पर बीजेपी और आरएसएस का नियंत्रण है। चुनावों से पहले आप कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ सांठ-गांठ कर डेटा को हथियार बनाते रंगे हाथ पकड़ लिए गए थे और अब आप हम पर सवाल उठाने का दुस्साहस कर रहे हैं। भारतीय राजनीति का फेसबुक वॉर पहले पर्दे के पीछे चलता था, लेकिन धीरे धीरे ये जंग पहले से बड़ी और पहले से ज्यादा सार्वजनिक होती जा रही है। आज तक ब्यूरो। इस बीच फेसबुक ने अपनी तरफ से सफाई भी जारी कर दी है। फेसबुक के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है, हम हिंसा को उकसाने वाले हेट स्पीच और कंटेंट को प्रतिबंधित करते हैं। हम ये देखे बिना इन नीतियों को दुनिया भर में लागू करते हैं कि किसी की क्या राजनीतिक हैसियत है या वो किस दल से जुड़ा है। हम निष्पक्षता और सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए नियमों को और धारदार बना रहे हैं। साथ ही हम अपनी प्रक्रियाओं की नियमित रूप से ऑडिटिंग भी करते रहते हैं। हमारी हेट स्पीच की पॉलिसी फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर लागू होती है। यहां आपको यह भी बता दें कि फेसबुक इंडिया की अधिकारी जिस पर बीजेपी के पक्ष में फेसबुक पोस्ट को प्रभावित करने का आरोप लगा है, वो कौन है? फेसबुक की इस अधिकारी का नाम है अंकी दास और ये फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर हैं। अंकी दास अक्टूबर 2011 से फेसबुक के लिए काम कर रही हैं। वो भारत में कंपनी की पब्लिक पॉलिसी की प्रमुख हैं। अंकी दास को टेक्नोलॉजी सेक्टर में लोक नीति और रेगुलेटरी अफेयर्स में 17 साल का अनुभव है। अंकी दास मीडिया में लेख लिखती रही हैं। फेसबुक से पहले वो भारत में माइक्रोसॉफ्ट की पब्लिक पॉलिसी हेड थी। आज अंकी दास ने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में अंकी दास ने कहा है कि उन्हें धमकी दी जा रही है। शिकायत में कुछ ट्विटर और फेसबुक हैंडल्स का जिक्र किया गया। देश हित में, धर्म हित में ही हम लोग कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और कोई एक ऐसा एक केस बता दीजिए कि हमने कहने पर कहीं पर दंगा फसाद हुआ, कोई एक केस आप मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, मेरे नाम पर कई फेसबुक अकाउंट खुले हुए हैं, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं।
देश हित में। इस लड़ाई को थोड़ा और समझने की भी जरूरत है। दरअसल देश के 82% लोग आज किसी न किसी तरह से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। कोई भी सियासी दल आज सोशल मीडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे में किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी खास पार्टी की तरफ झुकाव होने का आरोप काफी गंभीर हो जाता है। भारत में करीब 29 करोड़ लोग फेसबुक यूजर्स हैं और ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए वोटों की एक बड़ी डिजिटल फसल है। फेसबुक पर राजनीतिक पार्टियों की शक्ति को अगल बगल रखकर देखें तो बीजेपी के फेसबुक पेज को लाइक करने वाले या फॉलो करने वाले 1,66,34,866 लोग हैं। कांग्रेस के फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो करने वाले 58,46,147 लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पर 4,62,56,000 फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर गृह मंत्री अमित शाह के 1,48,73,816 फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के फेसबुक पेज को पसंद करने वाले और उन्हें फॉलो करने वालों की बात करें तो इनकी संख्या 37,50,877 लोग है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के फेसबुक पेज को पसंद करने वाले 41,94,123 लोग हैं। यानी अगर दोनों पार्टियों की तुलना करें तो बीजेपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। पीएम मोदी के फेसबुक फॉलोअर्स की संख्या बहुत अधिक है। ये तुलना आपने देख ली। अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच फेसबुक युद्ध के हाइलाइट्स भी देखिए। एक तरफ कांग्रेस के आरोप हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का पलटवार है। कांग्रेस का आरोप है बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। बीजेपी का पलटवार है हार चुके लोग कहते हैं पूरी दुनिया पर आरएसएस बीजेपी का कंट्रोल है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी भड़काऊ भाषण से भारतीयों को भ्रमित करती है। इस पर बीजेपी कहती है कि अपनी खुद की पार्टी में भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकने वाले लोग अब हवाई आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नफरत और झूठा प्रचार करने के सारे हथकंडे बीजेपी अपनाती है। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए बीजेपी भारतीय लोकतंत्र की बलि दे रही है। फेक न्यूज के जरिए भारतीयों को बांटा जा रहा है, नियंत्रण भी किया जा रहा है। इस पर बीजेपी का पलटवार है कि हमने डेटा और अभिव्यक्ति की आजादी को लोकतांत्रिक बनाया। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाने की कांग्रेस की कोशिश पकड़ी गई थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ वो गठजोड़ सबके सामने आ गया था। आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला विवाद भी याद होगा। तब लाखों फेसबुक यूजर्स का डेटा लीक हो गया था और उस डेटा का इस्तेमाल एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किया था। इसकी मदद से राजनीतिक संदेश भेजने और चुनाव जीतने के फॉर्मूले बनाने के लिए हुआ था। तब कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले के व्हिसल ब्लोअर ने कहा था कि यह कंपनी भारत में भी काम कर रही थी और कांग्रेस पार्टी उसकी क्लाइंट थी। कांग्रेस ने तब इन आरोपों पर कंपनी के साथ डील साइन करने की बात नकार दी थी। 1967 से 2014 के बीच 1,300 से ज्यादा लोगों को ईशनिंदा का दोषी करार दिया गया है और इन दोषियों में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक थी। वैसे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां किसी भी बात पर पूरे देश में तमाशा बन सकता है। अभी एक वीडियो को लेकर ईशनिंदा का आरोप लगाया जा रहा है, मगर पाकिस्तान में ऐसे कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं। दिसंबर 2019 में मुल्तान में बहाउद्दीन जकारिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने फेसबुक टिप्पणी की थी। फेसबुक टिप्पणी को ईशनिंदा मानकर प्रोफेसर को मौत की सजा सुनाई गई। सितंबर 2019 में पाकिस्तान के घोटकी में एक हिंदू शिक्षक पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया। घोटकी में कई मंदिरों को तोड़ दिया गया, शिक्षक का स्कूल तोड़ दिया गया। मई 2019 में सिंध प्रांत में एक हिंदू डॉक्टर को ईशनिंदा मामले में गिरफ्तार किया गया। इन घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान खुद कैसे अपने ही बनाए हुए कट्टरपंथ के जाल में फंसा हुआ है। अब बात चीन और पाकिस्तान की साझा साजिश की। पाकिस्तान के आतंकियों के लिए चीन ने बारूदी दुकान सजा ली है और पाकिस्तान चीन से जिहादी शॉपिंग करने की तैयारी कर रहा है। जिहादी सामान की पूरी लिस्ट तैयार है। खास बात यह है कि जिहादी शॉपिंग की यह लिस्ट आज तक के हाथ लग गई है। देखिए, चीन और पाकिस्तान दोनों बदमिजाज और दोनों साजिश में लिप्त रहने वाले मुल्क हैं, मगर इस बार चीन और पाकिस्तान की मिली जुली साजिश है। आज तक को खुफिया सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अब चीनी हथियारों और साजो सामान की मदद से एलओसी पर घुसपैठ और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने जिहादी शॉपिंग की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट की कई बड़ी डील चीनी सेना के कुछ अधिकारियों के पाकिस्तान के दौरे के समय फाइनल हो सकती है।
खुफिया सूत्रों से आज तक को पाकिस्तान की इस जिहादी खरीदारी की पूरी लिस्ट मिली है। पाकिस्तान चीन से 3 से 4 हजार मिलिट्री कॉम्बैट बैलिस्टिक बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने जा रहा है। पाक आर्मी ये चाइनीज जैकेट अपनी मुजाहिद बटालियन को देगी। ये मुजाहिद बटालियन LOC पर आतंकियों की घुसपैठ कराने में मदद करती है। बलून बॉन्ड स्पाई रेडार पाकिस्तान इसे LOC पर तैनात करने के लिए खरीद रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसका मकसद भारतीय सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखना है। हाई एल्टीट्यूड सामान भी पाकिस्तान की लिस्ट में है। मकसद साफ है कि आने वाले दिनों में बर्फीले पहाड़ों से हाई एल्टीट्यूड सामान और ड्रेस पहनाकर आतंकी भेजे जा सकें, जिससे LOC पर भी एक फ्रंट खुला रहे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान चीन की एक कंपनी से 15 तरह के ये हाई एल्टीट्यूड ड्रेस खरीद रहा है। इसमें शामिल हैं हाई एल्टीट्यूड चश्मे, हार्नेस सीट, गर्म टोपियां, डाउन शूट, हाई एल्टीट्यूड दस्ताने, चमड़े के दस्ताने, हाई एल्टीट्यूड वाली पानी की बोतल, बीकन एवलॉन्च, फोल्ड होने वाली सीढ़ी, फायर कटर, फेस प्रोटेक्टर, ग्लेशियर टोपी, पार्का जैकेट और पुली। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक चीन से पाकिस्तान 80,000 राउंड स्टील बुलेट खरीद रहा है। ये स्टील बुलेट बेहद खतरनाक होती हैं, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कई बार जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के जरिए कर चुका है। पाकिस्तान की आर्मी ने भारी संख्या में SH-15 हवित्जर तोप का सौदा भी चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ किया है। रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि चीन नवंबर-दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान को हथियारों से लैस CH-4 ड्रोन सौंप देगा। CH-4 ड्रोन से सीमा पर जासूसी का बड़ा प्लान पाकिस्तान ने तैयार किया है। सोचिए, पाकिस्तान के घर में रोटी के लाले पड़े हैं, न नौकरियां हैं, न दवाइयां हैं, न स्कूल, हर तरफ बेरोजगारी की बाढ़ है। मगर पाकिस्तान वो सब देखने के बजाय चीन के साथ षड्यंत्र बनाने में व्यस्त है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। नेपाल की नक्शेबाजी के दिन बीत गए। आज 9 महीने बाद वो बातचीत की टेबल पर आ गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के बीच समीक्षा बैठक हुई है। और इसके साथ ही भारत में नेपाल के राजदूत ने भगवान राम और बुद्ध के मुद्दे पर दोनों देशों के मनमुटाव को तूल न देने की बात कही। ये सारी बातें सुनकर यही लगता है कि अब तक चीन के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के कूटनीतिक सेल कमजोर हो गए हैं। हो सकता है चीन का रिमोट काम न कर रहा हो, और यह भी हो सकता है कि चीन का मोहरा बनने के बजाय नेपाल अपना मतलब निकाल रहा हो और चीन और भारत दोनों से फायदा उठाने की नीति पर चल रहा हो। भारत नेपाल रिश्तों के बदलते समीकरण आपको समझने चाहिए। ये नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली है, चीन के परम भक्त। इन्होंने पूरे जोर शोर से कहा था कि असली अयोध्या नेपाल में है, भगवान राम नेपाल के हैं। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध पर भी नेपाल का ही कॉपीराइट है। ओली का चीन प्रेम उस समय सामने आ गया था जब उन्होंने उत्तराखंड के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का बता दिया था। लेकिन ओली की नक्शेबाजी ज्यादा लंबी नहीं चली। चीन के इशारों पर अपने नक्शे में भारत के हिस्से को दिखाने वाला नेपाल वापस लाइन पर आ गया है। इसकी पहली झलक 15 अगस्त को तब मिली जब नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और अब आज की बैठक में बदले बदले मिजाज के सबूत मिल गए। आज नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की टेबल पर थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नेपाल ने सीमा विवाद पर चुप्पी साध ली। वो राम को नेपाल बताने के PM ओली के दावे पर चुप था। अब वो सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात कर रहा था। अच्छी बात है कि नेपाल ने भारत से अपने सालों पुराने रिश्ते की अहमियत को समझा। आज भारत और नेपाल की बैठक में तनातनी नहीं थी, कोई पूर्वाग्रह नहीं था। वहां आर्थिक और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा हो रही थी। नेपाल ने बॉर्डर विवाद को नहीं उठाया और भारतीय पक्ष ने भी इसका जिक्र नहीं किया। बैठक से जो बात निकली उसके मुताबिक पिछले 1 साल में विकास परियोजनाओं में हुई प्रगति पर चर्चा की गई। नेपाल के गोरखा और नुवाकोट जिलों में 46,301 भूकंप प्रभावित घरों के पुनर्निर्माण पर चर्चा हुई।
पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन पर बात हुई। मोतिहारी अमलेखगंज क्रॉस बॉर्डर का परिचालन। 26,90,473 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भारत में है। मृत्यु का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और यही समय है जब जरूरी है कि हम भूलें नहीं कि कोरोना का संक्रमण हमारे चारों तरफ है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।